नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं परवेज अहमद जी। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। आज हम बात करेंगे घूसखोर पंडित पर, जिसने पूरे देश में ब्राह्मणों को उबाल दिया है। क्या लखनऊ, क्या भोपाल, क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, सब जगह सवाल खड़ा हो गया। और आज कई मैं ट्विटर पर देख रहे थे, पोस्टें देख रहे थे एक्स पर, कई ऐसे पत्रकार जो दिन भर पीडीए की चर्चा करते हैं, दिन भर फंसाते हैं, वो भी लिखते नजर आए कि 3% ब्राह्मणों ने, 3% वो अब मान रहे हैं अब भी, कि पूरे देश को हिला दिया। यूजीसी पर और घूसखोर पंडित पर फिल्म जो बना के लाए थे संपादक महोदय, जो कर्ता धर्ता थे, उन पर एफआईआर हो गई। और इस मौके को मायावती जी, जो बसपा की सुप्रीमो हैं, वो बड़े ढंग से इसे मैनेज करती नजर आ रही। इस बात को लोग समझें या ना समझें, वजह क्या है, क्या कारण है, आज भी उन्होंने इस घूसखोर पंडित पर खुलकर एक अपना पूरा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह पंडितों का अपमान है, ब्राह्मणों का अपमान है। इससे पहले यूजीसी पर भी वो खुलकर खड़ी थी। अब इस पूरे प्रकरण पर हम सीधे परवेज जी के पास पहुंचेंगे। परवेज जी, आप इसको, ये घूसखोर पंडित को लेकर जो लखनऊ में हुआ, एफआईआर से लेकर ब्राह्मणों का नाराज होना, ब्राह्मण तो उसी दिन से नाराज है जिस दिन से उसे नोटिस मिल गया था। भैया गलत कर गए हो, लिट्टी बाटी चोखा सब सोच समझ कर खाइए। वो नोटिस, वो प्रेस रिलीज, हड़कंप मचा हुआ था, तब तक ये यूजीसी कूद गया। अब घूसखोर पंडित। क्या हालात हैं लखनऊ के, क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों? देखिए शिव कुमार जी, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो, पहली बात तो शिक्षा में उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है शिक्षा का, उसमें ब्राह्मण अग्रणी है, सबसे ऊपर है। बाकी जातियां दूसरे नंबर पर हैं। भले हम आरक्षण के जरिए और पीडीए के जरिए और किसी के जरिए तमाम लोगों को पढ़ा रहे हों, नौकरियां भले सवर्णों को कम मिल रही हों, लेकिन जो शिक्षा का दर है उसमें ब्राह्मण बहुत आगे खड़ा हुआ है। दूसरी बात, जो जो अब राजनीतिक बात की बात की जाएगी, इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण जब चर्चा और परिचर्चा शुरू करता है, तो चूंकि ब्राह्मणों का दखल बच्चे के जन्म मुंडन से लेकर अंतिम संस्कार तक होता है, उसका पेनिट्रेशन है लोगों के बीच, समाज के बीच में, क्योंकि भारतीय और सनातनी संस्कार ऐसे ही हैं, तो वो उसे कराना ही होता है। और जब वो जाता है तो वो अपनी बात भी कहता है। इत्तेफाक की बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपाई दलों से सत्ता छीनकर सत्ता में आई, तो उसके पास सबसे अधिक 56 विधायक थे 2017 में। लेकिन सरकार बनने के एक साल के अंदर ही ये संदेश जाने लगा, ये प्रचार होने लगा कि ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार हो रहा है। पहली घटना रायबरेली में हुई, जिसमें 6 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से लगातार, इत्तेफाक की बात है, कुछ न कुछ घटनाएं होती आई। विकास दुबे का इशू आया, चूंकि वो एक अपराधी भी था, दुर्दांत अपराधी था, तो उससे तक तो लोग शांत रहे। लेकिन उसके बाद उससे जुड़े लोगों पर जिस तरह से कार्रवाइयां हुई, 6 महीने की एक हफ्ते की विवाहिता लड़की को जेल में भेजा गया, तमाम चीजें हुई। इस तरह की घटनाक्रम और सरकार में अहम पदों पर पोस्टिंग को लेकर वो सवाल शुरू हुए कि भाई क्या कहते हैं, सारा एक मुश्त वोट देने के बाद ब्राह्मणों को सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में प्रॉपर हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। लेकिन चूंकि राष्ट्रवाद उस समय बहुत हावी था और राष्ट्रवाद का भाव बहुत हावी चल रहा था, इसलिए वो नाराजगी लगातार छुपती रही। और सपा बसपा, सपा गवर्नमेंट खास करके
जो सपा गवर्नमेंट का कथित गुंडाराज था और जो दंगे हुए थे ताबड़तोड़, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि 100 के ऊपर दंगे हुए थे, इन सब चीजों पर वो नाराजगी कहीं दब जा रही थी इस भावनाओं से। लेकिन पिछले 3 महीनों के दौरान ये जो दबी हुई राख के अंदर दबी हुई चिंगारी थी, उसने बहुत तेजी से उफान लेना शुरू किया। पहले जिसका आपने शुरुआत में ही जिक्र किया, लिट्टी चोखा की कहानी, जिस पर विधायक जी को नोटिस मिला और उसके बाद मौखिक फोन कर करके ब्राह्मण विधायकों को धमकाया गया और विधायक दबे भी, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। तो जो व्यापक ब्राह्मण समाज है उसने इस दर्द को बहुत गहराई से महसूस किया और वो नाराजगी के लेवल पर गया। वो नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई कि उसे रोकना थोड़ा कठिन होने लगा। अचानक इसी बीच में यूजीसी आ गई। अब जब यूजीसी आ गया तो उसने हर नौजवान को प्रभावित किया, क्योंकि ये केवल ब्राह्मण तक सीमित नहीं था, इसमें ठाकुर भी जुड़ गया, इसमें वैश्य भी जुड़ गया और इसमें मुसलमानों का सवर्ण भी जुड़ गया। तो धीरे धीरे ये जो मल्टीपल गोलबंदी हुई, इस गोलबंदी ने सोचने पर मजबूर किया कि राजनैतिक समीकरणों को बनाए रखने के लिए और सत्ता में आने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए हमें किसी भी लेवल पर ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ना होगा। चूंकि मायावती 2007 में इस प्रयोग को कर चुकी है। अब मैं आपके मौजू वाली बात पर आता हूं। मायावती 2007 में इस बात का प्रयोग कर बसपा बनी, कांसीराम ने कई अलग अलग तरीके के नारे दिए, आपत्तिजनक नारे आए जिसका बड़ा विरोध हुआ। 2007 में मायावती जी ने इसे कहा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इस नारे के साथ मायावती ने 2007 का चुनाव लड़ा कि पहली बार बहुजन समाज पार्टी से 46 विधायक जीत के आए, जो उससे पहले तक केवल बिजनौर, सहारनपुर और इसमें सिमट के रह जाते थे। ये इस एक नारे ने, ब्रह्म हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस नारे ने इस कदर ब्राह्मण समाज को मोबिलाइज किया कि 46 विधायक बहुजन समाज पार्टी के टिकट से जीतकर चुनाव में आ गए। और उत्तर प्रदेश में अब तक दूसरे नंबर पर ऐसा हुआ है, 17 में भाजपा को छोड़ दिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी से ये विधायक जीत के आने वाले विधायक थे। मायावती जी ने भी उसमें कोई कसर रखी नहीं। उन्होंने नकुल दुबे को मंत्री बनाया, नगर विकास जैसा विभाग दे दिया, राकेश दर त्रिपाठी को उच्च शिक्षा जैसा विभाग दिया, जनार्दन द्विवेदी, सुभाष पांडे, रंगनाथ मिश्रा, राजेश तिवारी, अनंत मिश्रा, सुधीर मिश्रा जैसे कद्दावर क्षेत्रीय ब्राह्मण क्षत्रपों को उन्होंने सरकार में हिस्सेदारी दी और वो हिस्सेदारी आगे बढ़ी भी। सतीश मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय की मॉनिटरिंग तक का जिम्मा दे दिया। तो वो सरकार 2007 चली, लेकिन कुछ कारणों से, थोड़ा हिंदुत्व के उभार की वजह से, समाजवादी पार्टी और मायावती की खामोशी की वजह से, मुखर राजनीतिक दिशा लेने की वजह से ब्राह्मण छटक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया 2017 में। नतीजे में यह हुआ कि मायावती तीसरे नंबर पर पहुंच गई। मायावती ने समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करके चुनाव लड़ा। मायावती ने एक नया गठबंधन भी बनाया छोटे दलों का, उससे भी चुनाव लड़ा, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पिछले 2 महीने पहले जब मायावती ने एक बड़ी रैली की, उसके बाद जब यह आरोप लगने लगा कि इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समर्थन है, तो मायावती जी ने कहा कि यह चुनाव जीतने के लिए, 2027 का चुनाव जीतने के लिए वो अपनी पूरी शक्ति और ताकत झोंक देंगी, ऐसा मायावती जी ने अपने बयान में कहा, लेकिन फिर खामोश हो गई। अब जब
एक तरह से दिखाई दे रहा है कि एक सीरियल वेब सीरीज ब्राह्मणों को टारगेट करती हुई पंडित आगे डस मैं नहीं शब्द लेना चाहता हूं, एक जाति पर सीधे निशाना साधने की कोशिश की गई। यूजीसी का राजनीतिक उबाल नजर आ रहा है। मायावती ने यह महसूस किया है कि इस लड़ाई को परिस्थितियों में तभी जीता जा सकता है जब ब्राह्मण समाज हमारे साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाए। और उनके पास 2007 का इतिहास है कि ब्राह्मणों के हमारे साथ आने से न सिर्फ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अच्छा, मायावती जी इस बात को भी महसूस कर रही हैं इन दिनों कि मुसलमान भी छटपटाहट में है, वो वहीं जाएगा जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली शक्ति खड़ी हो जाएगी। तो अगर दलित और ब्राह्मण कॉम्बिनेशन बन गया तो मुसलमान ऑटोमेटिक उसके साथ आएगा। हालांकि मायावती मुसलमानों के बारे में भी बोलती रहती हैं बार बार, क्योंकि पहला चुनाव ही बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर पार्लियामेंट जीता था। वही एक चुनाव है जहां मुसलमान, दलित और ब्राह्मणों के कॉम्बिनेशन से वो चुनाव जीता गया था। तो राजनीतिक सफलता का जो बसपा का इतिहास है वो ब्राह्मण, मुसलमान और दलित कॉम्बिनेशन के साथ है। एक दौर में यही कॉम्बिनेशन कांग्रेस के साथ हुआ करता था। तो मायावती उस अंदाज में है कि ताऊ पर सुल्तान है अब न चूक चौहान। उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि अब इस पे चूकना नहीं है और ब्राह्मणों को अपने साथ मिलाकर खड़ा कर लेना है। तो पहला एंगल भी ब्राह्मणों का ये हुआ शिव कुमार जी कि उन्होंने जब यूजीसी का मुद्दा आया तो एकदम डंके की चोट पर सवर्णों का साथ दिया, और जब ये यूजीसी का मामला आया तब भी वो खुलकर ब्राह्मणों के साथ आई और उन्होंने कहा, जबकि दलित वोट उनका बेस है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसाफ बराबर होना चाहिए और इंसाफ से इतर होकर किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती है। तो दो बातें तो ये हो गई। और अब उन्होंने इस वेब सीरीज पंडित शब्द के साथ आगे जोड़ा हुआ जो शब्द है उस सीरीज पर भी बोलकर ब्राह्मणों को लुभाने का काम तो मायावती जी ने कर लिया है, और ब्राह्मण उनके साथ रहकर सत्ता का स्वाद भी चख चुका है। यह भी ध्यान रखिएगा शिव कुमार जी कि उनके साथ रहते हुए सत्ता का जो स्वाद ब्राह्मणों ने चखा था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस स्वाद का मजा तो नहीं पा रहे हैं। पा रहे हैं दही और चटनी और सारी चीज लाभ नहीं पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि मायावती सही जगह पर, सही निशाने पर तीर चला रही हैं, और अगर वो तीर चल गया तो उसका परिणाम जो है आप समझ ही सकते हैं कि अच्छा होगा। शिव कुमार जी, अब 24 घंटे बचे हैं, उनकी एक बैठक भी है लखनऊ में, बड़ी बैठक बताई जा रही है। अब इस बैठक में शिव कुमार जी जो हमारी जानकारी है अब तक निकल कर आई है, इसमें मायावती जी ने 3000 प्रतिनिधियों को बुलाया है देश भर के, और वो फीडबैक लेने के साथ। अच्छा, एक नया चेंज आया है मायावती जी में जो शायद उसको महसूस कर पा रहे हो और ना कर पा रहे हो, मैं बताता हूं कि इधर इस समय मायावती जी ने फीडबैक लेना शुरू किया है। पहले मायावती जी आती थी, कार्यकर्ता बैठे रहते थे, आती थी, डायलॉग डिलीवर करती थी और डायलॉग डिलीवर करने के बाद चली जाती थी। लेकिन अब मायावती जी ऐसा नहीं कर रही। मायावती जी आकर पूछती हैं कार्यकर्ताओं से। अब इधर पिछले करीब 4-6 महीने से ये बात निकल कर आई, वो भाई क्या कहते हैं, क्या चल रहा है तेरे क्षेत्र में, मतलब चूंकि उनकी भाषा थोड़ी खड़ी है पश्चिम वाली, तो वो इसी पूछती है तेरे क्षेत्र में क्या चल रहा है, तूने क्या किया। तो अगर ये सारी चीजें आगे बढ़ी तो निश्चित रूप से मायावती, अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगा, लेकिन मायावती जी ऑन टारगेट, ये वाली बात अगर कहना होगा तो इस पे कोई संदेह नजर नहीं आता है। शिव कुमार जी, परवेज जी, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में सबकी निगाह पर है इस समय। सपा ने भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मणों को संदेश दिया
कि हमारे पास पीडीए भी था, हमारे पास दलित भी था, हमारे पास पिछड़ा भी था, लेकिन हमने एक ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इधर मायावती जी भी ब्राह्मण के साथ लुभाने की प्रयास करती हैं। ऐसे में अगर ब्राह्मण बीजेपी से बिधकता है तो किधर जाने का प्रयास करेगा? कांग्रेस का वो जनाधार दिखेगा नहीं, तो कांग्रेस की तरफ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस तो किसी के साथ गठबंधन में ही लड़ेगी, चाहे वो बसपा के साथ जाए, चाहे सपा के साथ जाए। अभी उसका सपा से मजबूत गठबंधन है, तो उस पर कोई सवाल करना भी बहुत जल्दबाजी है। नहीं, देखिए शिव कुमार जी, इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद जी को नेता प्रतिपक्ष जरूर बना रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये वो सिंबलिक है। उनका कोई ब्राह्मण प्रेम, वो ना तो ब्राह्मणों की कोई लड़ाई विधानसभा में लड़ते हुए नजर आते हैं माता प्रसाद जी, ना उन्होंने किसी भी मुखर होकर कोई आवाज अब तक विधानसभा में ब्राह्मणों की उठाई है। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी भी सीधे, जिसको मैंने एक कभी बीच में कहा कि अब तख्त पर सुल्तान है, अब न चूक चौहान वाले अंदाज में कभी बातचीत नहीं करते हैं ब्राह्मणों के फेवरेबल। वो जो भी बात करते हैं वो घुमा फिरा कर बात करते हैं, उनकी उसमें छंद और रूपक का और अलंकार का ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो सीधे कभी ब्राह्मणों के पक्ष में खुलकर नहीं बोलते हैं अखिलेश यादव। तो देखिए, ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो इस लाइन पर मतलब जो चाशनी के आधार पर तो अपनी तरफ नहीं की जा सकती। ब्राह्मणों को तो दो ही लाइन पर, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, वो ये कहता है कि ब्राह्मणों को तो तभी आप साथ ला सकते हैं, या तो खुलकर उनकी बात करिए, खुलकर उनके साथ रहिए और खुलकर हिस्सेदारी की बात करिए। अगर आप करेंगे तो वो आपके साथ हैं, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपके साथ आएंगे नहीं। इत्तेफाक से मायावती जी एक नया ऑफर दे रही हैं। जातीय समीकरण जो है, खास करके मैंने जिक्र किया था एक बार आपसे और भी चर्चा में, कि सहारनपुर से बिजनौर होते हुए और पश्चिम के हिस्से से डाक कर आते हुए, तो अगर ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित ये कॉम्बिनेशन बनकर खड़ा हो गया तो 2027 में नए बदलाव आ जाएं तो कुछ चौंकने की बात तो बहुत है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती के प्रति ज्यादा सहज है ब्राह्मण इन तुलना में कि वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा। शिवकुमार जी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब यहां पर एक सवाल ये है कि मौजूदा परिस्थिति, जो ये एफआईआर हुई है, इससे लगातार आपकी तो उन ब्राह्मण विधायकों से भी बात हुई, नाराजगी तो सब में है बीजेपी के प्रति। बीजेपी से सम्मान नहीं मिल पा रहा है, हर विधायक कह रहा है। और बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा ने तो यह भी कह दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में जाएगी तो 50 सीटों पर सिमट जाएगी। और बाद में कुछ दिन बाद हमने देखा कि रमेश मिश्रा जी योगी आदित्यनाथ के साथ एक फोटो खिंचाते हैं, फिर फोटो शेयर होता है, फिर मीडिया में आता है कि रमेश मिश्रा जी से मुलाकात हो गई। ये सब चलता है। शिव भाई, देखिए, राजनीति में नेताओं को लेकर जो परिस्थितियां हैं अभी, समाज जरूरतों के हिसाब से समाज का 10%, 5% हिस्सा जो है वो नेताओं के पीछे चलता है, बाकी का हिस्सा भावनात्मक आधार पर चलता है। आप मुझको बताइए कि आप एक बड़े पत्रकार हैं, बड़े सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप अपने किस काम के लिए किस विधायक के पास गए? आप समाज के विधायकों को देखिए तो केवल वही 5% लोग अपने किसी काम के लिए विधायक के पास जाते हैं, बाकी समाज अपनी अपनी शक्तियों से अपनी चीजों का तय करता है और अपने हिसाब से भागदौड़ करता है। तो विधायक जी ने किससे नाराजगी दिखाई और किसके साथ जाकर फोटो खिंचा ली, इससे समाज, व्यापक समाज पर फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको रसमरथी की एक कविता सुना देता हूं कि यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा। ब्राह्मण अब इस भाव में सोचता है, रसमरथी की यह कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, कि यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूं वह व्यथा समग्र अब भुवन को। मतलब वो बता रहे हैं कि अब समाज इतना खामोश नहीं रहेगा, उसे हिस्सेदारी चाहिए।
तो मुझे लगता नहीं है कि ब्राह्मणों को इतना सहजता से अगर बहुजन समाज पार्टी मुखर होकर ब्राह्मणों की बात करने लगी और उनके हर आवाज पर आवाज मिलाने लगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक घटना होगी, एक आवाज होगी और एक बजती हुई घंटी होगी। शिव कुमार जी। परवीन जी, एक सबसे बड़ा ये बात और इसमें थोड़ी सी साफ की जाए कि बसपा इस समय मौजूदा हालात में बसपा की स्थिति ठीक नहीं है, ये कोई समझने का तो गुणा गणित है नहीं। लेकिन जी पॉलिटिक्स में, राजनीति में हमेशा पूरे पत्ते खुले होते हैं। जी कब के आभा मंडल पर क्या हो जाए, कब जी किसके लक में ये लिख जाए कि तुम्हें ही मुख्यमंत्री बनना है। हमने जी कई बार देखा 2014 में जब अरविंद केजरीवाल पहली मर्तबा कोई राजनीतिक दल मैदान में उतरा और उसने पूरी सरकार फंसा दी, और दोबारा जब वो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा भंग होने के बाद तो 67 सीटें, एक ऐतिहासिक। तो क्या बसपा उत्तर प्रदेश में अगर अपने समीकरण सेट कर लेती है तो फिर क्या ये चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा या फिर बसपा बनाम भाजपा हो जाएगा? देखिए, अब क्या कहते हैं, हम चूंकि आपने वो विषय छेड़ा है और हम भी ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का उस तरह से जनाधार नहीं है जैसा जनाधार पहले हुआ करता था या दिखाई देता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिस महत्वपूर्ण बात को समझे जाने की जरूरत है कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में गई, तब उसके पास केवल 47 विधायक थे, इससे ज्यादा नहीं थे। और तब भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर कोई प्रबंधन भी नहीं था। कहने के लिए आप कुछ भी कहिए, जो भी जिसको अब चूंकि जीत के हजार माई बाप होते हैं तो आप उसको कहिए कि हमारा सारा प्रबंधन था। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में गई तो उसके पास केवल 47 विधायक थे और अचानक वो 300 तक चली गई। तो ये जन भावनाओं का जो उभार होता है शिव कुमार जी, वो बहुत अजीबोगरीब होता है। ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग अखबारों को पढ़ना बंद कर रहे हैं, टेलीविजन देखना कम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। और अगर वो ये समझेंगे कि जाति, और इत्तेफाक की बात है, आप इसको इत्तेफाक भी माने कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का लाइन थी वो थोड़ी सी दरक गई है। जो 100 साल से उन्होंने हिंदुत्व की लाइन बनाई थी वो दरकी है। जाति फिर से हावी होती चली जा रही है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जाति है कि जाति ही नहीं है। तो जाति का फिर से उभार हो गया है शिव कुमार जी। और अगर इस उभार को मुसलमानों ने ठीक से समझा तो आप ये समझ जाइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो यादव है नहीं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये कोई लुका छुपा तथ्य तो है नहीं। वहां तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का समीकरण ही दलित, मुसलमान और ब्राह्मण है जी। तो अगर 20 जिलों में ये समीकरण बन गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती तो बढ़ी जाएगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम के नेता हमेशा ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो सपा से है। राजनीति में तो कई तरह के गिमिक होते हैं, तो वो गिमिक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं कि हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी से। भाई, समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक के नाम पर अगर वोट कहा जाए, जिसकी थाती कहे, तो यादव और मुसलमान है। पश्चिम के 12 से 20 जिलों में औसतन यादव मतदाता है। तो इन परिस्थितियों में समीकरण भाजपा को हराने वाला तो बहुजन समाज पार्टी से ही बनता है, क्योंकि 9% जाटव आज के तारीख में भी मायावती के साथ ही है। उसकी सत्ता आए ना आए, उसका वोट परसेंटेज घटे जाए, लेकिन वो मायावती जी के साथ है। तो अगर ये समीकरण बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्राह्मणों ने अपने दर्द को, भारतीय जनता पार्टी को ये जहन बना लिया कि उसे भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो भारी है। और इत्तेफाक की बात है, कुछ कुछ मुद्दे निकल आ रहे हैं। अब तीसरा, यूजीसी की आग अभी थोड़ी सी ठंडी हुई थी कि ये पंडित वेब सीरीज आ गई। नहीं, अब देखते हैं इस
सब पूरे प्रकरण का कितना असर पड़ता है, लेकिन आज पूरे देश में उबाल है और ब्राह्मण में नाराजगी है। इस नाराजगी को मोदी जी या योगी जी कैसे शांत करेंगे? लेकिन आज एक बड़ी बात मोदी जी ने कह दी है कि 25 वर्ष तक राज करूंगा मैं, प्रधानमंत्री की पद की कुर्सी खाली नहीं है। मेरे पास एक नेता का फोन आया, बड़ी तेजी से उनका वीडियो वायरल हो रहा है वो, और उन वीडियो को डालने वाले हैं पीयूष गोयल। ये नहीं है कि अनऑफिशियल कहीं से आया है, पीयूष गोयल ने उसे शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि आने वाले 25 वर्ष तक मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। और तो इसका क्या कहना मतलब चाहते हैं, क्या मोदी जी 100 साल जितना रहने वाले हैं? हाँ, उन्होंने पता जीवन होगा। जीवन की नहीं, वो रेखा जैविक उनकी 100 साल से ऊपर। नहीं, जैविक पुरुष है और नॉन बायोलॉजिकल मानव पर आप सवाल नहीं उठा सकते, उन्हें पता है। नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या उनकी जीवन रेखा 100 साल के ऊपर है? क्योंकि वो तो 75 के हो ही गए हैं, हाँ, तो अगले 25 साल 101 हो माने गया, 100 साल। 76 और 25 101 हो गया। आप एक वर्ष जी कम कैसे आ? हाँ, मैं तो अगर अगर ये है तो फिर इस पर कुछ कहना ही नहीं है। तो उन्होंने सबको संदेश दे दिया जो प्रधानमंत्री पद के लिए लालायित थे या जिन्हें अधिकारी बता रहे थे कि साहब अगली बार हम बनवा देंगे आपको, उनके लिए भी संकट उत्पन्न होता दिख रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने बाकायदा कहा है उस वीडियो में, आपने भी देख लिया होगा क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर 24 घंटे जमे रहते हो। उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास एक नेता का फोन आया कि 75 वर्ष के अब तो हो गए, तो मैंने कहा कि अभी तो 25 वर्ष और रहूंगा, तुम क्यों परेशान हो? ठीक है, भगवान ईश्वर रक्षा करे उनकी, और वो दीर्घायु हो, 101 से आगे भी जिए। और भारत जो है हमारा, हर एक समझदार नागरिक कहेगा कि भारत अक्षुण्ण रहे और यशस्वी रहे। चलिए, आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।